नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पूर्व ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी जी से, जो कि कांग्रेस में एक धागड़ लीडर माने जाते हैं। लेकिन अगर जो बात करें कांग्रेस की, तो इन्हें धागड़ नहीं मानते, अलग किनारे पे रखते हैं। इसका क्या कारण है आशीष जी? आप अगर जनता की बात माने तो बेबाक बोलने वाले और धागड़ एक लीडर है, लेकिन कांग्रेस आपको दरकिनारे रखती है, क्या कारण है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में मैं कहीं दरकिनार, तो बहुत दूर की बात है, कहीं सेंटर से हल्का सा भी हटा हूं। मैं 2007 से प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, ओबीसी विभाग के, क्योंकि मोर्चा होता है भाजपा में। ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन आपको हटा के कहीं और करवा दिया गया। कहीं कांग्रेस को निकाय चुनाव में हार का कारण इसको भी तुम मान? नहीं, देखिए, कोई भी संगठन में जब पद होता है तो उसकी एक सीमा होती है और एक काम करने की एक उसकी बाध्यताएं होती हैं। जिस समय मुझे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया है एआईसीसी द्वारा, तो उसी वक्त मैंने पार्टी से निवेदन किया कि मेरा कार्यकाल ही पूरा हो रहा है। तो उन्होंने एक उपयुक्त व्यक्ति को चुनकर उस पद पर बैठाया और मुझे उस काम से मुक्त किया। क्योंकि मैं लगातार सवाल इसलिए भी उठता है कि अगर जो ओबीसी की बात करें तो रुड़की में ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा है, और ओबीसी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल के बनाए गए हैं, निकाय चुनाव में नजर नहीं आए हैं तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही नजर आए हैं, यानी कि आशीष सैनी। नहीं, निकाय चुनाव में उनके ना आने का कारण यह है कि वो स्वयं झबेड़ा नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे थे और उनको बहुत अच्छे मतों से जीत भी हासिल हुई है और बहुत अच्छा उनका हो रहा है, और वो जो काम है उनका बहुत अच्छा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है और मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि मुझे पार्टी ने दूसरी जिम्मेदारी दी, तो मुझे एक जिम्मेदारी छोड़नी होती है। अब तीसरी देंगे तो मुझे पहले वाली छोड़नी पड़ेगी। मैं अपने मानता हूँ कि 2007 से जब मैं कांग्रेस में हूँ, मुझे हर पद बिना किसी की सिफारिश के या बिना किसी की अनुकंपा के मिला है। मुझे ये खुशी है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना सम्मान दिया। मैं पार्टी के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा और ये मेरे लिए और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां तक मुझे पहुंचाया है। अगर जो बात करें हम निकाय चुनाव की, तो रुड़की जो है सबसे हॉट सीट मानी गई थी निकाय चुनाव में, क्योंकि मेयर का एक रिकॉर्ड टूटना था कि हमेशा निर्दलीय बनते थे नगर पालिका से लेकर नगर निगम तक, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है भाजपा ने। और वहीं अगर जो हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना था कि जो प्रत्याशी पूजा गुप्ता है 5,000 लगभग वोटों से जीतेंगी, जैसे कि प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता है जी, उनसे भी बात होती थी, वो भी यही बोलते थे, लेकिन अंतर 5,000 का नहीं 12,000 से कांग्रेस हारी है। क्या कारण मानते हैं इस हार का? देखिए, पहली बात तो बता दूं कि कांग्रेस पार्टी 2003, 2008, 2013 और 2019 इन चारों चुनाव में केवल 2019 है जिसमें हमने चुनाव को कंटेस्ट किया था, वो भी एक निर्दलीय से। लेकिन उससे पहले 2013 के चुनाव में हम भी तीसरे नंबर पे थे, 2008 में भी तीसरे नंबर पे थे, 2002 में भी, 2003 में भी तीसरे नंबर पे थे। तो हम तीसरे और दूसरे के बाद फिर तीसरे नंबर पर हैं। तो क्या कारण तो कांग्रेस की स्थिति, क्या कारण बनेगी कांग्रेस की स्थिति एकदम से चौथे नंबर पे? नहीं, कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन आना था। हमें पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में हमें एक अच्छा थोड़ा सा बढ़ता हुआ बहुमत दिखाई दिया था। आप आज भी इस चुनाव परिणाम को स्टडी करेंगे तो अगर यशपाल राणा जी और कांग्रेस की वोटों को जोड़ लें तो हम बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले में बहुत ज्यादा आगे हैं। इस जो उनको बागी होके लड़े यशपाल राणा और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट नहीं आ पाई, ये हमारी हार का प्रमुख कारण है। अब यदि इस तरह की घटना ना होती तो हम निश्चित रूप से, आपने अगर तो निर्दलीय की बात कर ही दी है, यशपाल राणा जी की बात कर दी है, तो यशपाल राणा एक ऐसी शख्सियत है कि उनका अपना ही वोट बैंक है। तो अगर जो बात करी जाए कांग्रेस से हटके, तो वो तो अपने मतदाताओं की वोट लेके गए, अपनी ही जो उनके कैटर वोट है, जो उनका अपना वोट बैंक है, वो वोट लेके गए हैं। तो कांग्रेस की वोट तो कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता वहां पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वही वोट है,
कॉमन वोट हैं, वो चाहे राणा जी को मिले या कांग्रेस को मिले, वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी के काम के खिलाफ थी, और वो वोटें वो थी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर, संविधान की रक्षा करने की जो सोच है उसके साथ थी। दोनों प्रत्याशी अलग अलग लड़े तो वोटों का बंटवारा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं वोटों है के बंटवारे में नुकसान हुआ। आशीष जी, भाजपा की रणनीति से कांग्रेस की रणनीति फेलियर नजर आई है? क्योंकि अगर जो भाजपा की हम बात करें, आवेदनों की हम अगर जो हम बात कर लेते हैं, लगभग 40 वार्ड हैं, लेकिन 50 आवेदन भाजपा से मेयर पद के लिए आए थे। जब मेयर का चुनाव हुआ, टिकट आवंटित हुआ अनीता अग्रवाल जी को, सारे के सारे एक ही मंच आ गए, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं देखने को मिला, सबने बगावत की है। नहीं, ये मतलब हमें भी दुख है कि हम चार जो यशपाल राणा जी अगर हमारे साथ होते तो परिणाम बहुत अच्छे होते। यानी कि आप मानते हैं कि ये आपसी फूट, आपसी रंजिश की वजह से नहीं, कांग्रेस चुनाव हारी है? यशपाल राणा जी के निर्दलीय लड़ने के कारण। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, क्योंकि यशपाल राणा जी को 32,000 वोट मिला है, कांग्रेस को 18,000 समथिंग वोट मिला है। तो मैं इसमें कहूंगा कि और लोग जो आवेदन करता थे, चाहे उसमें बेबी खन्ना जी हो, चाहे उसमें मैं स्वयं हूँ या कोई और भी हो, हम सब लोग तो अपने प्रत्याशी के साथ खड़े रहे। अभी बेबी खाने जी की बात आ गई है। बेबी खाने जी ने खुद दृष्टि न्यूज के एक इंटरव्यू में कहा था कि 21,000 वोट मेरा अपना है। तो वो 21,000 वोट कहाँ गया? क्योंकि बेबी खाना अपने ही वार्ड में वार्ड पार्षद का चुनाव हार गया। नहीं, देखो, ये जो दावे होते हैं इसमें तथ्य नहीं होते, ये सिर्फ दावे होते हैं, हम करते हैं। अब जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि अगर यशपाल राणा जी हमारे साथ होते तो हम निश्चित रूप से 15,000 वोट से जीतते, लेकिन हो सकता है वो साथ होते तो तब भी कोई और दिक्कत हो सकती थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति है कि हमारे जितने प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किया था, केवल यशपाल राणा जी को छोड़कर बाकी सब लोग कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़े हुए। क्योंकि हार के बहुत कारण है, चाहे वो कई तरह के चीजें होती हैं, वो इंटरनल है, वो पार्टी अपने स्तर पर समीक्षा जरूर करेगी। और हम ये भी देखेंगे कि हमारे मतदाता और समर्थक ज्यादा होने के बावजूद भी हमें हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसकी भी समीक्षा होगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जो टिकट में धांधली हुई है, कि जो पार्षद थे जिन्होंने टिकट मांगे थे, उन लोगों के टिकट एंड मौके पे काट दिए गए। उसका भी कहीं ना कहीं पार्टी को खामियाजा निश्चित रूप से है, उसका भी निश्चित रूप से है। और हर वार्ड वाइज जब उसका समाकलन करने की कोशिश करेंगे तो वो फैक्ट सामने आ जाएंगे। यदि पार्टी के महानगर अध्यक्ष के स्तर पर इस तरह की अनुशासनहीनता ना होती तो हम निश्चित रूप से कह रहे हैं ना कि परिणाम बेहतर होते। लेकिन सबसे पहले अनुशासनहीनता तो, या मैं कहता हूँ, या कहते हैं कि लापरवाही, या ये कह सकते हैं गलती ये थी कि हम यशपाल राणा जी को बनाने में पार्टी की तरफ से कोई एक सक्षम आग्रह उनके सामने नहीं रख सके। यशपाल राणा जी कांग्रेस में रहे हैं और बड़े सम्मानित रहे, 2 बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो आप एक विनम्र आग्रह उनके सामने करते और वो निश्चित रूप से मानते। लेकिन मैं तो आज भी कह रहा हूँ, महानगर अध्यक्ष अगर जो हम राजेंद्र चौधरी की बात आई गई है, आपने कहा अनुशासनहीनता थी उनकी, तो उनसे हमारी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि टिकट जो है मेरे हाथ में नहीं थे, सिंबल मेरे हाथ में नहीं थे, जबकि बहुत मजबूत जो कैंडिडेट थे, जैसे वार्ड नंबर 36 से मुबशिर थे, 33 से थे और 33 से, हाँ, बहुत सारे ऐसे जीतने वाले कैंडिडेटों के सिंबल काटे गए हैं। उसकी वजह से भी आक्रोश बढ़ा है। यानी कि फूट कहीं ना कहीं कांग्रेस में साफ तौर पे निकाय चुनाव में देखने को मिली है। नहीं, वो निश्चित रूप से एक आक्रोश का कारण था, जिसके कारण से एक बहुत बड़े मतदाता वर्ग में जो कांग्रेस के लिए हमेशा डोमिनेट रहा है, उसमें हम एकजुटता और एक पक्ष नहीं कर पाए, ये हमें समस्या आई। महानगर अध्यक्ष को हम केवल ये दोष देंगे कि उन्होंने उसको हमको मैनेज नहीं किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था। और यदि जैसे आपने, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में टिकट नहीं थे, तो यही तो फेलियर है भैया। आप अध्यक्ष हैं तो आपके हाथ में टिकट क्यों नहीं है? आप बताइए ना, फिर या तो फिर आप बताइए किसने चेंज किया है, हम उन्हीं महोदय के सामने निवेदन कर लेंगे कि आपने ऐसा गलत क्यों किया। लेकिन राजनीति में हम हमेशा आग्रह कर सकते हैं, हम मतदाताओं से भी आग्रह करते हैं, सबसे आग्रह करते हैं। और अभी जैसे 4 इंजन की सरकार बनी है, कहीं जहां पर बीजेपी के पार्षद है वहां 4 इंजन है, तो अभी तो आप देखिए ना कि अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। शपथ ग्रहण के लिए भी पता नहीं, अभी तो बात कांग्रेस की चल रही है यहाँ पे आशीष जी, कांग्रेस की चल रही है। आपके जो यहाँ पे प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी सुखबीर सिंह सजवान जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये कहा था कि जिताऊ को लड़ाएंगे, लेकिन खोखले नजर आए। अगर जो हम सुखबीर सिंह सजवान की बात कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात कर रहे हैं, तो रुड़की में उन्होंने योगदान नहीं दिया, ढंडेरा नगर पंचायत में योगदान दिया, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए कि
इतने भी वोट नहीं मिल पाए कि जमानती बच सके। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो चुनाव अभियान में नेताओं की जो सहभागिता है, जो उनको होना चाहिए था जिस तरीके से, वो प्लान नहीं बना, चाहे वो प्रदेश से नहीं बना, चाहे वो नगर से नहीं बना, उसकी कमी थी। चुनाव की रणनीति बनाने वाले लोगों की कमी थी, चुनाव लड़ाने वाले लोगों की कमी थी। ये कमियां थी। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे भगवानपुर में चुनाव हुआ तो ममता राकेश जी विधायक हैं, तो उन्होंने अपने दम पे उस प्रत्याशी को जिताने का काम किया। वो भी काजी निजामुद्दीन है, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक दम पे वो काम किया। भगवान और जैसे वीरेंद्र जाति जी हैं, तो झबरेड़ा भी चुनाव जीते हैं और उनके क्षेत्र में भगवानपुर की अगर तो बात करें तो सिंपत्ति वोट मिले हैं, क्योंकि एंड मौके पे ममता राकेश जो रोई हैं, विलाप किया है कि वो गड़बड़ चल रही है। मैं आपको बता दूं, वो मतदान जिस दिन हुआ, वो उस दिन का लाठीचार्ज के बाद वो बैठी है वहां पर, कि जब वो उनकी आंखों में आंसू जो थे, वो इस सरकार के, तो मैं कह रहा हूँ ये सरकार तो दमनकारी सरकार है ना। ये तो ये भी नहीं देख रही कि वो विधायक है और वो महिला है। 3 बार के विधायक के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अगर यहाँ का प्रशासन करेगा, तो वो प्रशासन इसलिए तो फेलियर है, वो हर जगह फेल है। किसी भी जगह जाएंगे चुनाव में, आप ये देखिए कि यदि पीठासीन अधिकारी के मोहर लगे टोकन देने के बावजूद यदि मतदान नहीं हुआ, तो ये चुनाव निष्पक्ष कहाँ है? हमें तो रुड़की पे भी सवाल है। आप हम ये चुनाव निष्पक्ष करा लीजिए, जो वोट आपने डलने नहीं दिए वो डलवाइए। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा यदि कोई भी निष्पक्ष, लेकिन बीजेपी हारेगी। निष्पक्ष हो गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो फिर भी नहीं जीत रही है। अगर बीजेपी अगर तो हार रही है तो कांग्रेस भी तो हार रही है। मैं कह रहा हूँ यशपाल राणा जी जीत रहे हैं। अगर जो बात करें हम भाजपा से, तो सेकंड नंबर पे यशपाल राणा जी रहे हैं। नहीं, वो तो चुनाव के रिजल्ट आप बता रहे हैं ना। अगर चुनाव निष्पक्ष होता, पूरा चुनाव निष्पक्ष होता, मैं तब की बात कर रहा हूँ। यानी चुनाव के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक जिस प्रकार से प्रशासन ने बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया, बीजेपी को पक्ष देने का काम किया, तो उससे कहीं ना कहीं समस्याएं आई ना। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि इस तरह की दिक्कतें ना हो, इस तरह के बी टीम बन के काम ना करे, प्रशासन ईमानदारी से काम करे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी भी तो मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी कभी नहीं जीतेगी। आसपास भी बहुत सी सीटों पर निर्दलीय जीत के आए हैं, कहीं वो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी से जीत कर आए हैं, बसपा से जीत कर आए हैं, लोग लक्सर से जीते हैं। तो आप देखिए ना, वहां तो कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन हमें तो कोई कष्ट नहीं है। हमने कहा 2 पार्टी लड़ी है, 4 लड़ी है, हम 1 जीत गई, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरह की गुंडागर्दी कभी स्वीकार नहीं होगी कि आप हमारे मतदाताओं की वोट डालने ना दें। ये चीज पहली बार देखने के लिए मिली है लोकसभा में, और हो सकता है उत्तर प्रदेश में या कहीं दूसरे राज्यों में ऐसी बात होती थी, लेकिन हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा। आशीष जी, इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये तो नहीं है कि आप लोग विपक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष भी मजबूती से बात नहीं रख पाता। अभी अगर जो हम बात करते हैं खानपुर की, जो ये घटना चल रही है पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक की, तो इसमें भी कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं करण महाराज जी, उनका बयान आया है, और प्रदेश प्रवक्ता है गरिमा जी, उनका बयान आया है। लेकिन लोकल में जो बोलते हैं कि हम भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कोई भी बयान नहीं आया उनका। नहीं, हम यहाँ पर पार्टी का बयान देने की जिम्मेदारी यदि मेरी है, तो पहले दिन से लेकर लगातार हमने इस पे अपनी बात रखी है। कई टीवी क्योंकि खानपुर कहीं ना कहीं रुड़की तहसील का हिस्सा है। नहीं, टीवी डिबेट से भी कई बार रखा है, अलग अलग पत्रकारों से संवाद हुआ तब भी ये बात रखी गई। हमने कहा कि इन दोनों की लड़ाई इस प्रशासन का, शासन का फेलियर है, और बहुत बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। एक पुलिस के अधिकारी, सब इंस्पेक्टर और उनको 4 कांस्टेबल दे दीजिए। ये आंदोलन तो क्यों मानते हैं आप शासन प्रशासन का फेलियर क्यों मानते हैं? वो 2 इशारों पे काम कर रहा है ना। एक तरफ सांसद जी कुछ और बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी कान में कुछ और बोल देते हैं। सांसद की अगर तो बात करें त्रिवेंद्र रावत जी की, तो 20 दिन बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुलिस को ही दोषी ठहराया। नहीं, पुलिस को दोषी ठहराना तो गलत है। क्यों ठहराया पुलिस को दोषी? आप कौन सी पार्टी में? क्या आपने मुख्यमंत्री से बात की? पुलिस कहाँ दोषी है? पुलिस का, मैं आपको पुलिस 10 जगह गलत हो सकती है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने अपना पक्ष निभाने की कोशिश की। सरकार ने उसमें बार बार इशारेबाजी की, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। एक तरफ आपने पहले शर्त रख दी कि हाँ, जो अगर चुनाव हारे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अधिकारी पर उचित दबाव बनाने की कोशिश कहीं ऐसा तो नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि मतदान से रोकने का काम किसी पुलिस अधिकारी ने किया। कहीं ऐसा तो नहीं लगता सरकार के इशारे पर किया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये जो चुनाव हुए हैं नगर पंचायत के, एक ईगो की लड़ाई में ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि आज जनता इसका खामियाजा भुगतने? नहीं, नगर निगम चुनाव में इन दोनों का ना तो कोई, नहीं, नगर पंचायतों के चुनाव में ईगो की लड़ाई नहीं, इनका ईगो कहीं नहीं बढ़ रहा था, ना कोई कैंडिडेट था।
ये भी दाएं बाएं होकर अपना समर्थन बांटते घूम रहे थे, कभी किसी को बांटते थे, कभी किसी को बांटते थे। उमेश कुमार ने भी अपना समर्थन कभी जमाल खा के यहाँ रख दिया, कभी कहीं और रख दिया, कभी कहीं और रख दिया। बगल में रामपुर नगर पंचायत है, वहां पे भी किसी को तो समर्थन इस झगड़े दे को रहे थे। क्या कारण मानते हैं तो आप कि इसे ये जो नहीं, झगड़ा इतना ये बड़ा? नगर निगम चुनाव, नगर पंचायत चुनाव इसका क्राइटेरिया नहीं है। सवाल यह है कि दोनों लोग एक दूसरे के प्रति उस व्यवहार को करते हैं जो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। गाली देना, तिरस्कार करना और झगड़े के लिए उकसाना, ये कभी भी इनका काम नहीं हो सकता। ये दोनों फेसबुक पे बैठ जाते हैं, फिर इनके समर्थक पीछे से लगते हैं, फिर ये पंचायतें करते घूमते हैं। भाई पंचायतें तब करते ना जब आप जल भराव हो रहा था, पंचायतें तब करते जब हमारे लिए सीएससी और पीएचसी हॉस्पिटल की दिक्कत आ रही थी। जो मूल सुविधाएं हैं, मूल आवश्यकताएं और मूल समस्याएं हैं, उन पर बात करते करते पंचायत क्या दिक्कत है, हजारों करो। लेकिन जो काम आपको करना है वो काम आपने नहीं किया और एक दूसरे को गाली देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बड़े गालीबाज हैं? आप जरा उनके फेसबुक पर जो बात लिखी जाती है और जो उनके भाषण आते हैं, कहीं लगता है कि वो जनप्रतिनिधि इस तरह के व्यक्ति हैं? आपने कहा है कि विकास के मुद्दों पे बात नहीं करी है आशीष जी। अगर तो बात करी जाए पूर्व विधायक प्रणव सिंह की, वो कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, क्योंकि उनके टाइम पे भी काफी विकास हुआ है, पुल वगैरह भी बनाए गए हैं। अब उमेश जी आए थे, आपने कहा है बाढ़ के पानी, तो अगर तो मोहनपुरे की हम बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने टुल्लू पंप वगैरह लगा के पानी की निकासी भी करवाई है। बरसातों में जो बाढ़ आई थी, नाव में भी घूमे हैं, सभी ने देखा है जनता ने। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विकास के मुद्दों पे नहीं बात करते हैं दोनों विधायक? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब वो नाव लेकर घूम रहे थे जलभराव में, तो उस जलभराव का फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्यों नहीं सब चैनलों को बताया? ये प्रणव सिंह के घर पे जाते कि देखिए प्रणव सिंह जी, मैंने ये काम मैंने किया है, इस सब जलभराव नहीं होगा। ये कहते ना, तब लड़ते तब अच्छा लगता कि प्रणव सिंह जी बताते कि नहीं, मेरे द्वारा ये काम किया गया है और आप ये वाला काम और कराओ। लेकिन लड़ाई का तो मुख्य कारण अगर तो माने उमेश जी की, तो माँ की गाली दी गई है, नहीं तो तभी ये झगड़ा हुआ। उन्होंने एफआईआर लिखानी चाहिए थी, क्यों नहीं लिखाने गए? उनके घर पे जाके गेट पे हमला करने का काम क्या था? मतलब ये कोई कांस्टेबल भर्ती हो गए हैं ये? तो क्या या इन्हें किसी ने ऑर्डर, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि आप जाओ दरवाजा तोड़ के जाओ उनका? किस लिए भेजा? तो इस मामले में प्रणव ने नहीं, दोनों ने किया ना। दोनों ने एक दूसरे को उकसाते रहे और कानून तोड़ते रहे, संविधान तोड़ते रहे। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो बहुत गरीब आदमी हो या बहुत अमीर आदमी हो, बहुत ताकतवर हो या बहुत कमजोर हो, वो बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का हो, वो गोरा हो या काला हो, वो कैसा भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन्होंने शपथ ग्रहण करके ली है। प्रणव सिंह जी हो सकता है तीसरी चौथी बार के बाद पांचवी बार एमएलए ना बने हो, लेकिन वो शपथ दे चुके हैं कि मैं न्याय की रक्षा करूंगा। कहाँ है न्याय? ये खुद को न्याय नहीं दे पा रहे, दूसरों को न्याय क्या देंगे? ये लोग तो अपने साथ चलने वाले लोगों को गालियां देते रहते हैं। आप बताइए कि गाड़ियां बदलने के अलावा और काफिले लेके चलने के अलावा क्या, अब मुझे बताइए ना, उत्तराखंड सरकार का कौन सा वो अधिकारी है, कौन सा वो कानून है जो ये कहता है कि इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी? ये एक एस्कॉर्ट गाड़ी आगे चलेगी, उसके पीछे एक और चलेगा, उसके पीछे 4 लटके हुए लोग चलेंगे। ये किसने अधिकार दिया? कौन है लटकने वाले लोग? राजा परिवार के हैं, राजा कहलाए जाते हैं, कुंवर कहलाए जाते हैं। तो लिख के दीजिए ना एक कागज में कि मैं राजा हूँ, मुझे किसी तरह की सुविधा की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप चलूंगा। और अगर आपने सड़क पे कानून का उल्लंघन किया तो चालान आपका भी कटेगा। क्या हमारे संविधान की किताब में या जो पुलिस वालों के चालान की कॉपी है उसमें लिखा हुआ है कि राजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है? गाड़ी गलत चलाएंगे, तेजी से चलाएंगे, होटल पर जाएंगे तो चालान काटने में दिक्कत कहाँ रही है? तो चालान तो भुगता था उन्होंने 50,000 रुपए का, तो दोबारा भुगतो, हर रोज का भुगतना चाहिए। जितनी बार गाड़ी लेके निकले उतनी बार चालान कटे। क्या ये चालान भुगतने से भुगतते रहिए ना, कोई लड़ाई दिक्कत नहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, अपराध छोटा हो या बड़ा हो, पुलिस अपना काम करे। अभी राकेश टिकैत जी आए हैं, उन्होंने बोला है कि इन दोनों में समझौता करवाया जाएगा और समझौते में तो ये भी तो फेलियर है। ये जो सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद दुनिया भर के हमने ये सजा के बिठा रखे हैं अपने प्रदेश में, ये समझौता नहीं कराएंगे तो क्या बाहर से किसान यूनियन के अध्यक्ष आके वो समझौता कराएंगे? मतलब आप मुझे बताइए ना, उत्तराखंड की सरकार का फेलियर यही है। वो किस हैसियत से समझौता कराने आए? एक व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति के रूप में आए हैं। समाज के बड़े नेता, समाज के बड़े नेता, सभी सर्व समाज के नेता हैं, तो समाज के बड़े नेता, और कहीं ना कहीं महापंचायती भी रोकने में कामयाब हुए हैं। वो नहीं, वो रोकने में कोई कामयाब नहीं हुए, वो केवल अपना फुटेज खाने आए थे। जब किसान हित की लड़ाई लड़ी जाती है तो किसान हित की लड़ाई में किसान संगठनों के लोग आगे रहते हैं, हम सब लोग पीछे रहते हैं। ये लड़ाई दो लोगों के बीच में थी, व्यक्तिगत, सिर्फ एक दूसरे की खुन्नस। इसका ना तो समाज को कोई लेना देना था, ना सरकार को लेना देना था,
लेकिन कानून का उल्लंघन हुआ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, किसी को ज्यादा हुई, किसी को कम हुई, इस बात का दुख नहीं होना चाहिए था। लेकिन राकेश टिकैत जी दो अपराधियों के समर्थन में तो आ गए, यहाँ के और भी समस्या उनके समर्थन में आते तो मुझे अच्छा लगता। मैं भी उनको एक किसान नेता के रूप में मानता हूँ, लेकिन अगर वो किसी समस्या के समाधान के रूप में आते तो हम उनका स्वागत और अच्छे ढंग से तो ये समस्या नहीं है कि इसमें अगर जो बात करी जाए सर्व समाज की बात करी जा रही है 36 बिरादरियों की, तो कहीं ना कहीं दो जनों की लड़ाई एक बात तो मैं आपके सामने रख दूं, ये कभी भी दो जातियों की या दो वर्गों की या दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं है, केवल दो व्यक्तियों का आपसी लड़ाई है। हमारा भी सवाल वही है, वो व्यक्ति जो तमाम कानून का उल्लंघन करते हैं, हमारा भी सवाल वही है, हमारा भी सवाल वही है। भाई गाड़ियों के आगे जो एस्कॉर्ट है और वाई श्रेणी की सुरक्षा है वो वापस ले लो ना तत्काल। देखिए नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपको, इनके अगल बगल के जितने पुलिस कांस्टेबल और दरोगा खड़े हैं वो सुरक्षा वापस ले लीजिए। इन दोनों की मैं गारंटी लेता हूँ कोई लड़ाई नहीं होगी। इनसे कहा जाए कि अपनी गाड़ी में घूमे, गाड़ी में अगर 6 सीट है तो आप 6 लोग बैठे घूमे और आराम से चले, धीरे धीरे चले, गाड़ी में ब्रेक भी होता है, प्यार से चले, लोगों को मिलते हुए चले। तो जैसे गाड़ी में आपने कहा ब्रेक भी होता है, ऐसे समर्थक भी तो होते हैं ना। नहीं तो ऐसे कैसे समर्थक हैं जिनको आप साथ लेके चल लो 24 घंटे, और जब जरूरत पड़ती है, जब झगड़ा तो आप करोगे और पिटेंगे आपके समर्थक। क्यों पिटेंगे वो? क्या समर्थक है? नहीं तो समर्थक है तो फिर पिटते रहो, फिर दिक्कत क्या है? फिर दर्द की आग कैसे निकल रही है? फिर पिटते रहिए ना। अगर आपने फैसला ले लिया है कि मुझे बिना कारण के पिटना ही है, तो देखो आप फिर वो थाने में चले जाकर पुलिस वाले आपकी सेवा वैसे ही कर दी करेंगे। लेकिन समर्थन का कारण होना चाहिए। जल भराव की समस्या थी तो एक जल भराव की या कोई भी समस्या हो, दोनों उमेश कुमार जी खड़े होकर कहें कि प्रणव सिंह जी ये समस्या आई है, भाई आप बड़े भाई हो, जरा आके मेरी मदद करो। आशीष जी जल समस्या तो बताओ क्या लड़ाई रह जाएगी? जल भराव की समस्या आप बार बार बोल रहे हैं, जल भराव की समस्या मैं इसलिए कह रहा हूँ, जल भराव की कानपुर विधानसभा के 2014 से गंगा जी डुबोती है। सुनिए तो बहुत नहीं, एक मिनट, गंगा जी डुबोती है उस किनारे पे, उससे आगे जमीन में पानी ऊंचाई पर है, फसलों को बहुत अच्छा प्रोडक्शन वहां नहीं मिलता। उससे आगे बीच में जहाँ ये लंढोरा का इलाका आता है, जमीन बिल्कुल नॉन फर्टाइल है। उसके बाद आते हैं तो आपका शहरी क्षेत्र आ गया, मोहनपुरा और ये सब आ गए। मोहनपुरा में जल निकासी नहीं है, यानी पूरी जो कानपुर विधानसभा है वो पानी से परेशान। आशीष जी ना पीने का पानी है और जो घर में पानी गंदा घुस गया। 2014 से पहले भी तो ये समस्या एज इट इज थी, कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस की सरकार में, जबकि अगर जो बात करें पूर्व विधायक प्रणव सिंह के, वो भी कांग्रेस के ही विधायक थे, फिर क्यों नहीं समस्या को कांग्रेस ने दूर किया? नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस वक्त वो समस्या आएगी तभी तो दूर करेंगे। मुझे आप एक समाचार पत्र दिखा दो कि मोहनपुरा में सन 2010 से पहले या 11 से पहले, 12 से पहले जल भराव हुआ। ये तो अभी हुआ है ना, अभी 8-10 साल से ही समस्या आई है, पानी भरने लगा। समस्या तो पहले ही थी। मुझे 2017 का चुनाव याद है, जब प्रणव सिंह जी बीजेपी के प्रत्याशी बने तो उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं है, इसे तो मैं घूंट भर के खत्म कर दूंगा। जब जल भराव होने लगा, आबादी बढ़ने लगी, पहले तो खाली प्लॉटों में चली जाती थी, अब जब आबादी बढ़ने लगी तो ये समस्याएं आई। इसका एक स्थायी समाधान क्या हो सकता था? जैसे सीवरेज जिस टेक्नोलॉजी पे लगते हैं वो लगाए जाने थे, वो सीवरेज लाइन बनती तो बात खत्म हो जाती। उसमें बजट चाहे 1 करोड़ का होता है या 100 करोड़ का बजट होता है, एक सरकार एक तरफा से खत्म कर सकती थी। अगर प्रणव सिंह जी के समय में कोई प्रस्ताव बनाए तो उमेश जी कहेंगे भाई साहब मुझे बताओ, आप हम दोनों मिलकर इसका समस्या समाधान करते हैं। मुझे वो ज्यादा अच्छी तस्वीर नजर आती, बजाय इससे कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता कि वो एक दूसरे के साथ भी गाली गलौज करे। आशीष जी निकाय चुनाव गया है, 2027 भी आ रहा है, क्या रोल रहेगा कांग्रेस का? क्या अपना यहाँ पे विधायक बना पाएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ने यहाँ पर सबसे अधिक विधायक बनाए हैं और विपक्ष के विधायक भी बने हैं, बीएसपी के बने नहीं, बनाए नहीं है। अब 2027 में बनाएगी या नहीं बनाएगी? क्योंकि कांग्रेस की फूट कहीं ना कहीं साफ जाहिर करती है कि विधायक भी नहीं बन पाएगा। कांग्रेस की जो आप बता रहे हैं जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान मुश्किल से 1 माह में हो जाएगा। और संगठन में बहुत सारे लोग हमें छोड़कर गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आती है, तो उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। नहीं, वो हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। और अगर तो बात कर लेते हैं भाजपा की, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 1 माह के अंदर सब ठीक होने। आशीष जी अगर तो बात कर लेते हैं भाजपा की, तो अभी उनका निकाय चुनाव खत्म हुआ है, 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि पन्ना प्रमुख से लेके उनके ब्लॉक प्रमुख तक पूरे
तैयार हैं। नहीं, लेकिन मुझे ना- अगर जो बात मुझे- करें कांग्रेस की, नहीं मैं आपको तो कांग्रेस यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल बिल्कुल बिल्कुल मैं नजर आ आपकी जाती बात है। को रोकता हूँ। ये जो पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कहीं है। हम्म। मैं अपना जो वक्तव्य दे रहा हूँ बड़े सोच तो समझ फिर के कैसे इतने और तथ्यों का आधार पर कैसे रहा हूँ। अपने वोट इतने ले अगर जाते पन्ना हैं? प्रमुख होते इस धरती पे कहीं मौजूद होते तो वो अपने मतलब एक पेज के जो वोटर है लगभग 60-70 वोटर यानी 2-3 गलियां, तो उस समस्याओं के समाधान को एक चिट्ठी जरूर लिखते कहीं ना कहीं कि भाई मेरे मेरे 4 गलियों में ये समस्या है, मैं क्या समाधान चाहता हूँ। उन्होंने किसी पन्ना प्रमुख ने लिखा ही नहीं हुई कहीं पूरे शहर में पूरे जिले में कहीं नहीं मुझे मिला। दूसरा आप कहते हैं कि उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल घटिया मैनेजमेंट है उनका। उनके यहाँ नेताओं की भर्ती नहीं होती, नौकरों की भर्ती होती है, बोलने तक की इजाजत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जितनी लिबरल वे में जितनी खुली सोच के साथ काम करती है बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती। आप ध्यान से देखिएगा सारे चुनाव जीतते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण पे। ये कहीं मुसलमान का डर दिखाएंगे, कहीं पाकिस्तान का डर दिखाएंगे, कभी कहेंगे कांग्रेस आएगी तो ऐसा हो जाएगा, इमरान मसूद आएंगे तो ऐसा होगा, वो आएगा तो ऐसा होगा। तो इमरान मसूद ने तो चुनाव पलट ही दिया है ना। इमरान मसूद ने कोई चुनाव नहीं बयान पलटा। तो उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। बिल्कुल निकाय चुनाव में वो संभल की बात अच्छा लेके गए। चलिए मैं आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि इमरान मसूद ने ऐसा कौन सा बयान दिया था? भाई संभल की बात के मस्जिदें टूट रही हैं। हाँ, टूट कहीं ना रही है कहीं ना। उन्होंने भी तो फूट डालने वाला बयान दिया है। नहीं फूट नहीं डाली है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मस्जिदें हिंदू तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन न्याय देने के बजाय मान लो कोई चाहे वो मुस्लिम ही हो कोई अपराध कर दे तो उसे घर का छज्जा तोड़ के आप कौन सा न्याय दे रहे? उसे जेल भेज के न्याय मिलेगा ना अपराधी को। आप छज्जा तोड़ के भाग जा रहे हो और बाद में पैसे लेके छोड़ दे रहे हो। तो यानी आप अपराधियों को इसलिए छोड़ रहे हैं। बीजेपी इसलिए अपराधियों को छोड़ती है ताकि वो अपराध करे और जनता डर के कारण उनसे वोट दे। तो बयान में क्या फर्क रह गया भाजपा के और कांग्रेस के? बिल्कुल उन्होंने भाजपा ने भी बयान दिया कि नहीं उन्होंने सवाल आप मेरा जवाब ही नहीं सुन रहे। सवाल सुन लीजिए। नहीं पहले आप जवाब सुनिए उस वाले का कि इमरान मसूद ने कहा कि न्याय ये सरकार बीजेपी की नहीं दे रही है। उसने ये नहीं कहा कि संभल की मस्जिद तोड़ी तो हिंदुओं घर पे हमला कर दो या कुछ कर दो। उन्होंने कहा न्याय नहीं दे रही है। न्याय अगर हिंदू को नहीं मिल रहा तो न्याय मुसलमान को भी नहीं मिल रहा। तो हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं ना। हमें कह रहे हैं बुलडोजर कल्चर न्याय नहीं है। आप उदाहरण देता हूं उत्तराखंड का और आपके हरिद्वार का ही। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी जमीन पे जितने अवैध कब्जे हैं सब खत्म किए जाएं। कांग्रेस ने दिल से स्वागत किया, अच्छी बात है, आप अपनी सरकारी जमीन को संरक्षित कीजिए। वो लेटर डीएम द्वारा हर विभाग में आया। हर विभाग ने अपनी जमीन जो कहीं कूड़े में पड़ी थी, कोई खुली पड़ी थी, कोई कैसी थी, स्कूल कॉलेजों की संपत्ति सबको कवर करने का काम किया। उसके लिए अच्छा बजट भी जारी किया। लेकिन जब देखा कि सरकार का फेलियर तो और 10 मुद्दों पे दिख रहा है तो उन्होंने तुरंत इस पे नाम बदला लैंड जिहाद। मुझे बताइए किस सरकारी ऑर्डर में उस अभियान का नाम लैंड जिहाद रखा गया और किस टीवी चैनल ने किस कारण से उस पे लैंड जिहाद सब लिखा? वो तो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद इसलिए नाम दिया गया है कि जंगलों की जमीनों में चादर उड़ा के मजार टाइप की बना दिया करते थे। और बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पे आए, सही जगह पे आ गए। मैं यहीं पे इमरान मसूद भी आपको यहीं लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आपने कहा कि अवैध अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए तो अवैध अतिक्रमण चाहे वो मजार का हो, चाहे वो किसी मंदिर का हो, किसी का आवास बना हुआ हो, किसी ने अवैध कब्जा किया हो, कोई पार्किंग बनी हो, पार्क बना हो, खेती की जा रही हो, यदि जंगल की जमीन पे कब्जा है तो उसको मुक्त कराया जाए। तो मुझे आप मुख्यमंत्री एक श्वेत पत्र जारी कर दे। मैं कह रहा हूँ सुनिए, मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर दे कि हरिद्वार जिले की सारी जमीनों पर अवैध कब्जे समाप्त हो गए हैं, तो मैं मान लूंगा कि ये सरकार सही है। और मैं कह रहा हूँ कि 90% कब्जे नहीं हटे हैं। मुख्यमंत्री खुद बुलडोजर पे चढ़े। भाई बुलडोजर पे चढ़ना किसकी कार्रवाई? पुलिस के बुलडोजर पे मुख्यमंत्री कैसे चढ़ गए? क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा की चिंता नहीं थी? अगर मुख्यमंत्री इधर गिर जाते, चोट लग जाती तो नुकसान लेकिन मसूद जी तो उनकी सुरक्षा फेलियर। रुड़की की जनता जो नाराज हुई नहीं, उन्होंने भी उसी तर्ज पे नारा दिया, रुड़की बटोगे तो कटोगे। नहीं उन्होंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों मैं गारंटी दे कह सकता हूँ आपने नहीं। अब वो बयान उनका नहीं है, वो यूपी वालों का है जो यूपी में यही कह रहे हैं कि 10 साल से हमारी सरकार, 8 साल से हमारी सरकार है, 11 साल से मुख्य प्रधानमंत्री की सरकार है, अब हमारे भरोसे मत रहना। अगर आप बटे तो अब कटोगे। क्योंकि हम हिंदू हृदय सम्राट बन के आए थे बीजेपी के लोग, और जब काम करने की बारी आई तो अब हमारे बस का कुछ नहीं है। अब आप हिंदुओं अपने आप देख लो कि आप बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब यह है कि मतदान केवल हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, काम के नाम पर नहीं हो रहा है। इसलिए बीजेपी बार बार चुनाव जीतने में सफल हो जाती है लेकिन जनता का दिल जीतने में सफल नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो कांग्रेस भी तो
मुस्लिम वोट अर्जित करने पे विफल रही है? नहीं, कांग्रेस क्योंकि मुस्लिम क्यों? कहा जाता है नहीं, मुस्लिम एक देखिए, मुस्लिम एक बदनाम है कि कांग्रेस का कैटर वोट है, लेकिन अगर तो देखा जाए नहीं, तो बदनाम मुस्लिम क्या- का भी नहीं, बहुत नहीं, सारा नहीं, नहीं, बदनाम बहुत सारा नहीं, वोट नहीं, जो है मुझे भाजपा पे गया मुझे है। इस शब्द पे आपत्ति है। आपने कहा कि कांग्रेस बदनाम है कि मुस्लिम वोट मिलती है, इसे बदनामी की क्या बात है? यदि आप कैटर वोट कहा यदि जाता नहीं है ना। नहीं, यदि आपका जन्म हिंदू परिवार में ना होता, एक मुस्लिम परिवार में होता, तो आप भी एक मुस्लिम होते, तो उसमें आप गलत थोड़ी ना हो। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, जिस जाति में हुआ, वो तो मेरा जन्म हो गया ना। सवाल तो आशीष जी उसके आधार पे चुनी हुई सरकार को अधिकार नहीं है कि वो भेदभाव करे। सवाल तो वही, और यदि यदि चुनी हुई सरकार है, न्यायालय है, उसमें मीडिया भी है, उसमें कार्यपालिका भी है, सब है। यदि इस चीज शब्दों में भेदभाव ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो वहां एक शब्द गायब होगा, वो न्याय होगा। इमरान मसूद हो, चाहे कांग्रेस से कोई नेता हो, या जनसाधारण तो कोई क्या व्यक्ति हो, कारण है कि न्याय की बात करने वाली कांग्रेस हमेशा विफल हो जाती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या फिर एमएलए के चुनाव हो? ये बात ठीक ऐसे ही है जैसे इतने सारे जज होने के बावजूद, इतने सारे वकील होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद भी कुछ अपराधी खुलेआम घूमते हैं। वो ठीक है, किसी कारण से खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से नहीं है, उनकी नजर से चूक गया, दोबारा फिर फंसेगा। हम लड़ाई न्याय की लड़ रहे हैं, चाहे लड़ाई न्याय शिक्षा के लिए हो, चाहे न्याय व्यक्ति के जीवन के लिए हो, व्यक्ति के कारोबार रोजगार के लिए हो। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा न्याय से ही होगी। और न्याय की भावना अगर आपके दिमाग में नहीं है, आप चाहे जनप्रतिनिधि बने या ना बने, आप हारे या जीते, आप वास्तव में जन विरोधी व्यक्ति हैं। और लोकतंत्र में जनता अपने विरोधी व्यक्ति को ज्यादा दिन सत्ता में टिका के नहीं रखती। भाजपा ने लगातार इतने झूठ बोले हैं, उन झूठ का मुकाबला, ये बात मैं मान सकता हूँ कि कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। ये एक झूठ बोलते हैं, फिर जैसे ही उसके सच्चाई सामने आती है तुरंत दूसरा झूठ बोलते हैं, और ऐसे ही एक नौटंकी करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे। इससे चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में एक बयान लेके आए थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मैं उदाहरण देता हूँ। तो भाजपा ने बड़ा आसान, देखो जो राइट कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स ऐसे ही करती है, वो आपका ध्यान भटका के आपकी जेब काटती है। जैसे ही आपका ध्यान आपकी जेब पे जाता है तो फिर दोबारा ध्यान भटकाती है। हमारे लोग ना तो इनके ध्यान भटकाने में और इनकी लूट पे को देख पा रहे हैं, और हमारे मतदाता जैसे ही वो देखने की कोशिश करते हैं तुरंत नई नौटंकी करते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 निश्चित रूप से उस झूठा बयान जो प्रधानमंत्री ने दिया है, हम लोग कोशिश सोचते हैं कि चलो हमारे जो कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पे हैं, ये कोई एक आध झूठ बोल दे, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, बताओ फिर किस पे भरोसा करें? तो लोकतंत्र तो समाप्त कर दिया ना इन्होंने। ये तो तानाशाह बैठ चुके हैं ना अब, और तानाशाह भी 25 उद्योगपतियों के इशारे पे काम करते हैं। मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री एक ऐसी घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे कि ये काम मेरे द्वारा किया गया है? कभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात करेंगे, कभी हाईवे की बात करेंगे। भाई ये हाईवे तो पहले से बन रहे हैं, और ये भुवनचंद खंडूरी जी जब मंत्री थे, भले ही भाजपा के हों, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग योजना चलाई। लेकिन इन्होंने तो राजमार्ग योजना में भ्रष्टाचार किया। ये 2.5 रुपए किलोमीटर टोल वसूलने की बात तो खंडूरी जी ने मुझसे कभी कही नहीं थी, ना आपने सुनी ना हमने सुनी। तो 2.5 रुपए किलोमीटर टोल वसूल रहे हैं, पेट्रोल पे भी वसूल रहे हैं, चारों तरफ से तो हम लूट ही रहे हैं। एक बिस्किट खरीदने जाएंगे तो भी फालतू टैक्स दे रहे हैं। तो हमारी लड़ाई तो यही है ना कि ये जो न्याय हमें मिले, ये जो लूट आपने कर रखी है समाप्त हो, इसकी बात कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आशीष सैनी, जिन्होंने बताया है कि कांग्रेस हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती है, और इसी न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन कांग्रेस भी सरकार बनाएगी और जनता के विकास कराएगी। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।